वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर। इसका लेक्चर नंबर 8। ऑलरेडी मैंने 7 लेक्चर अपलोड किए हैं और अल्कोहल और फिनॉल को हम ख़त्म कर चुके हैं। अभी 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी आज हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, 12th साइंस केमिस्ट्री, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के प्रिपरेशन के लिए हमें 2 मेथड्स देखने हैं। पहला मेथड देखना है हमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और सेकंड जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑन विलियमसन सिंथेसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब अगर हीट करते हैं हम अल्कोहल को तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, और वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ईथर में कन्वर्ट होगा। तो चलो देखते हैं। When alcohol is heated with dehydrating agents like concentrated H2SO4 यूज़ कर सकते हो या फिर H3PO4 यूज़ कर सकते हो, तब 2 प्रोडक्ट बनने की चांसेस है। किस पे डिपेंड होगा ये? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय H2SO4 gives ethoxy ethane at 413 Kelvin temperature, whereas it gives ethene in presence of 443 Kelvin temperature। मतलब अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है, सिर्फ कितना डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 30 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, 30 केल्विन का फ़र्क है। तो अगर 413 केल्विन टेम्परेचर है तो क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन बनेगा। तो ये 2 मोल लोगे, एक मोल इस साइड रहेगा, यह हाइड्रोजन निकल जाएगा और दूसरा मोल दूसरे साइड से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो सकती है। या फिर दूसरी क्या प्रोसेस हो सकती है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, 443 केल्विन होता है, तो ये इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या होगा वो देखते हैं हम। आप लोगों को, सब लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे होगा C2H5OH। इसके 2 मोल यूज़ किए, तो यहाँ पे दूसरा भी मैं लिख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है डिहाइड्रेशन, मतलब ये वाटर मोलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, और ये एक दूसरे को क्या होंगे, जॉइन होंगे। वही हमें मिल रहा है इथॉक्सी इथेन। ये कब होगा, एट 413 केल्विन टेम्परेचर। तो जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो सेम ही है, सिर्फ टेम्परेचर का फ़र्क है। अगर 413 है तो हमें मिलेगा ईथर मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इथॉक्सी इथेन। दूसरा जो है वहाँ पे क्या होगा, देखो C2H5OH, मतलब CH3CH2OH ऐसा था, राइट। इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं OH लिख रही हूँ और यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे लिख रही हूँ। तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब ये जो है वो चला जाएगा, और ये जाते जाते एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, ये जाते जाते एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और क्या फॉर्म होगा, इथिन फॉर्म होगा। ये होगा एट टेम्परेचर 443 केल्विन। तो आपको सिर्फ याद रखना है क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन अल्कोहल का होगा, हीट करना पड़ेगा विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4। तो 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर 413 केल्विन टेम्परेचर है तो हमें ईथर मिलेगा, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर 443 केल्विन है तो क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमने लिखा प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है इससे जो OH अटैच है, इससे एक ही ग्रुप अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करते हैं दिस प्रोसेस के लिए तो हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड क्या होंगे, सेम। दोनों साइड से, ऑक्सीजन के दोनों साइड से जब सेम ग्रुप अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल
ईथर कहते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल बाय दिस मेथड। इस मेथड में अगर प्राइमरी अल्कोहल आप यूज़ करोगे एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल तो वो क्या बन जाएंगे, वहाँ पे अल्किन होगा, ये जो है ये होगा मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि प्राइमरी से हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिकल। और सेकेंडरी टर्शरी में अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या होगा, ये जो इथिन होगा ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब अल्किन क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट्स होंगे। सेकंड हमें देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, विलियमसन सिंथेसिस। सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय विलियमसन सिंथेसिस। सिंपल मतलब जो सिंपल होंगे दोनों साइड से क्या होंगे, अल्किल ग्रुप होंगे, और मिक्स मतलब एक साइड से अल्किल ग्रुप होगा और एक साइड से क्या होगी, एरोमेटिक रिंग होगी, अरिल जिसे हम कहते हैं। ऐसे मिक्स्ड ईथर बन सकते लैबोरेटरी में, कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, विलियमसन सिंथेसिस मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें क्या होते हैं, जो अल्किल हलाइड होते, अभी हमने जो यहाँ पे लिखे RX का मीनिंग क्या है, ये है अल्किल हलाइड। तो जो अल्किल हलाइड्स होंगे, अल्किल हलाइड्स की आपको क्या करनी पड़ेगी, उनकी रिएक्शन करनी पड़ेगी सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। तो ये है सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, और ये है सोडियम फिनॉक्साइड। तो इनके साथ क्या करनी पड़ेगी, हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी, तब हमें क्या मिलेगा, एक तो डाई अल्किल ईथर मिलेगा, तो ये है हमारा डाई अल्किल ईथर, दोनों साइड से क्या है, अल्किल ग्रुप अटैच है, तो इसे कहेंगे हम डाई अल्किल ईथर बनेगा, या फिर अल्किल अरिल ईथर बनेगा। अल्किल छोटा ग्रुप है वो, अरिल मतलब रिंग, और दोनों के बीच में ऑक्सीजन से बॉन्ड है इसलिए क्या, ईथर। तो ये चांसेस है प्रोडक्ट फॉर्म होने के। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे विलियमसन्स सिंथेसिस। जब अल्किल हलाइड सोडियम अल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्ट होंगे तब हमें क्या मिलेगा, डाई अल्किल ईथर मिलेगा या फिर अल्किल अरिल ईथर मिलेगा। तो ये क्या है, सिंपल ईथर है, ये मिक्स्ड ईथर है, तो ये बन सकते हैं प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस, और ये इजी प्रोसेस है, लैबोरेटरी में इजीली क्या है, परफॉर्म हो सकती है। जो विलियमसन सिंथेसिस है ये SN2 को फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म को। तो SN2 मैकेनिज्म हमें पता है ये क्या होती है, वन स्टेप क्या होती है, प्रोसेस होती है, इसे यूनिमोलिकुलर भी कहते हैं, सॉरी बायमोलिकुलर भी कहते हैं। एक स्टेप में होती है रिएक्शन, लेकिन दोनों भी जो होगा रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों भी क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल और जो रिएक्टेंट होगा दोनों पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो यहाँ पे मैं एक यूज़ कर रही हूँ, एक जो हम यूज़ करने वाले अल्किल हलाइड, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया CH3Br। ओके, इस पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अभी ये होगा CH3 3 टाइम्स कार्बन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और Na पे प्लस चार्ज। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ये क्या है, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, और ये है हमारा मिथिल ब्रोमाइड। अब जो SN2 मैकेनिज्म होता है वन स्टेप प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन को बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है कार्बन पे। तो जब कार्बन को लगता है कि कोई नया मेंबर आ रहा है तो जो पुराना बॉन्ड था उस बॉन्ड को वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और जो ग्रुप चला जाता है उसे क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये CH3 3 टाइम था, मतलब कार्बन इस 3 बॉन्ड से सराउंड था, 3 ऑक्सीजन, और यहाँ से कौन है, ज्वाइन हो गया CH3,
और यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, उसका नाम है NaBr। आ रहा है समझ में? तो क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इस कार्बन पे बैक अटैक किया जिसके साथ ब्रोमीन अटैच था। तो यहाँ पे बैक अटैक मतलब एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसके साथ, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को अपने से दूर जाने के लिए कहेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ये CH3CO और इस O किससे ज्वाइन हुआ है, CH3 से, तो इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। तो इसीलिए कहते कि जो ये रिएक्शन है विलियमसन रिएक्शन सिंथेसिस, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ईथर इज फॉर्म एज रिजल्ट, ईथर फॉर्म हो रहा है एज अ रिजल्ट, बैक साइड अटैक बाय द अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन, और जिसे न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो, ऑन अल्किल हलाइड। तो अल्किल हलाइड पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये जो साइड है इस साइड से Br अटैच है, इस साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, बैक साइड से क्या होगा, अटैक होगा। ये जो हमने SN1 SN2 जब देखा था तब डिटेल में देखा है लास्ट चैप्टर में। अल्किल हलाइड्स आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन मस्ट बी प्राइमरी। जो अल्किल हलाइड होंगे प्राइमरी होंगे, अगर वो सराउंडिंग होंगे तो बैक अटैक का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्किल हलाइड जो यूज़ होते हैं क्या होंगे, ऑलवेज प्राइमरी होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर कैन बी सिंथेसाइज बाय द रिएक्शन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड विथ सोडियम टर्शरी बिटॉक्साइड। तो ये है उसकी रिएक्शन। आई होप आप लोगों को रिएक्शन अच्छे से समझ में आई है। SN2 में क्या होता है, एक स्टेप की रिएक्शन है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पे रेट दोनों पे डिपेंड होता है, इसलिए SN2 कहते हैं। और यहाँ पे क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करेगा, बैक अटैक करेगा। तो हमने देखा कि अभी प्राइमरी अल्कोहल हमने यूज़ किया तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल यूज़ करते हैं, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी क्लोराइड यूज़ करते या फिर ब्रोमाइड हलाइड यूज़ करते, तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये प्राइमरी है क्योंकि C से 3 हाइड्रोजन जॉइन है और Br जॉइन है। जब तीनों भी हाइड्रोजन होते तो क्या आता है, प्राइमरी। 2 हाइड्रोजन और एक ग्रुप होगा तो सेकेंडरी, और एक भी हाइड्रोजन नहीं, सब क्या होंगे, ग्रुप होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ईथर दे रहा है। अभी हम देखते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हलाइड अगर यूज़ करते हम तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड को यूज़ किया है, और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड। तब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होते हैं अल्किन प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये बन चुका है आइसोब्यूटीन, डबल बॉन्ड है ना, इसलिए ENE। उसके साथ हमें क्या मिलता है, इथेनॉल भी मिलता है और NaCl भी मिलता है। मीन्स जो होगा सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हलाइड्स अगर यूज़ करते हम विथ रिएक्शन विद द सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम इथॉक्साइड कह सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, अल्किन फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म होती है। इसीलिए जो विलियमसन सिंथेसिस है फॉर ईथर वो सिर्फ प्राइमरी जो होंगे हलाइड्स उनके लिए पॉसिबल है, सेकेंडरी टर्शरी के लिए पॉसिबल नहीं। और एक पॉइंट, अरिल हलाइड डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस। मतलब अगर अरिल हलाइड हम किसे कहेंगे, सपोज एक रिंग है और उस रिंग से डायरेक्टली क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन या आयोडीन क्या होगा, अटैच होगा, तो उसे हम क्या कहते, अरिल हलाइड कहते। तो अरिल हलाइड विलियमसन सिंथेसिस शो नहीं करता। चलो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हमारे बुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर विलियमसन सिंथेसिस फॉर, हमें बनाना है 2 इथॉक्सी 2 ई कैपिटल चाहिए, 2 मिथिल पेंटेन
और स्टार्टिंग हमें यूज़ करनी है इथेनॉल, मतलब C2H5OH। इससे हमें ये बनाना है। तो भाई इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, मतलब हमें बनाना क्या है वो समझ में आएगा। और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है? इसकी रिएक्शन हमें करनी है 2-मिथिल पेंटेन 2-ओल। मतलब हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है? C2H5OH और उसके साथ है 2-मिथिल पेंटेन 2-ओल। 2-मिथिल पेंटेन 2-ओल। तो 2-मिथिल पेंटेन 2-ओल को लिख लेते 1 2 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे ही CH3 है, बाकी क्या होंगे? CH3 होंगे। ओके, मतलब हमें इन दोनों की रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करना है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म करना है वो भी देख लेते हैं। हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है 2-इथॉक्सी 2-मिथिल पेंटेन। तो 2-मिथिल पेंटेन मेन होगा, तो 2-मिथिल पेंटेन को हम क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5। तो एक कार्बन को मैं इस साइड में ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो ये क्या है? 2-मिथिल, मतलब इसी पोजीशन पे CH3 ग्रुप भी होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा, CH2 CH2 CH3। और ये जो है 1 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? इथॉक्सी। इथॉक्सी मतलब होता है C2H5। तो हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। आ रहा है समझ में? C2H5OC और ये ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। ये है हमारा 2-इथॉक्सी 2-मिथिल पेंटेन। और स्टार्टिंग प्रोडक्ट है हमारे पास, पहला है इथेनॉल और दूसरा है हमारे पास 2-मिथिल पेंटा 2-ओल। तो इन दोनों से हमें क्या करना है? इसे बनाना है। तो हमें पता है जो विलियमसन सिंथेसिस है उसमें अल्कोहल यूज़ नहीं होता, उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें यूज़ होता है अल्किल हलाइड यूज़ होता है। तो हमें इथेनॉल को क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेप में उसे किसी ब्रोमीन, आयोडीन या फिर क्लोराइड में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिएक्शन है हमारे पास से इथेनॉल। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं HBr के साथ और इसे हम हीट करेंगे, सिर्फ हीट करेंगे। और हमें क्या मिलेगा? C2H5Br मिलेगा और इसके साथ H2O क्या होगा? बाय प्रोडक्ट। ये हमारा हो चुका है इथिल ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल कैसे होगा? CH3 CH2Br। ओके, अभी हमें क्या करना है? हमारे पास दूसरा जो दिया है वो भी क्या है? अल्कोहल ही है। हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्कोक्साइड में, सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो सेकंड दिया है स्टार्टिंग प्रोडक्ट वो क्या है? देखो, CH3 हमारे पास, CH2 हमने अभी ड्रॉ किया था। इस साइड में CH3, इस साइड में CH3 और ये हो गया OH। ये दोनों स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमें दिए, इसका नाम है 2-मिथिल पेंटेन 2-ओल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अल्कोक्साइड चाहिए। तो इसकी रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी एक्टिव मेटल के साथ। तो यहाँ पे 2 नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2CH3 CH2 CH2 CH3 CH3O माइनस Na+। क्योंकि अभी देखो ये और ये, इन दोनों से क्या हो सकता है? विलियमसन सिंथेसिस पॉसिबल है। जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट अल्कोहल दिए थे, हमें अल्कोहल नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए अल्किल हलाइड और दूसरा चाहिए हमें
सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये हमने इसको सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने अल्किल हलाइड में कन्वर्ट कर लिया। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ब्रोमीन ही हो, यहाँ पे आप क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों हमें मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करनी है। मतलब ये जो होगा कार्बन, इसका यहाँ पे होगा बैक अटैक। ओके, ये जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पे, जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उस पर बैक अटैच करेगा और ये इसे किक आउट करेगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मैं प्रोडक्ट यहीं पे लिख रही हूँ, आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3, थोड़ा सा अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ पे होगा CH3, ये साइड लिख रही हूँ पहले मैं, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे था CH3, ये था O। अभी सोडियम चला जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, CH2, CH3। आ रहा है समझ में। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अभी इसका नाम क्या करते, देखते क्या आ रहा है। ओके, तो इसे मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2, ऊपर से भी कर सकते हो 1 2 ऐसे, 3 4 5। तो ये 5 की चेन है। तो इसका नाम क्या आ सकता है देखो। और ये जो सेकंड पोजीशन पे ये जो ग्रुप अटैच है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इथॉक्सी ग्रुप। तो सेकंड पोजीशन पे आ गया इथॉक्सी ग्रुप, कॉमा सेकंड पोजीशन पे ही आ गया मिथिल, वो भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। और ये 5 की चेन है, इसलिए क्या हो गया ये पेंटेन। तो यही तो हमें क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन क्या था, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2 इथॉक्सी 2 मिथिल पेंटेन। तो ये बन गया 2 इथॉक्सी 2 मिथिल पेंटेन। और स्टार्टिंग उन्होंने क्या दिया था, इथेनॉल दिया था, और ये 2 मिथिल पेंटेन 2 ओल दिया था। तो हमने इथेनॉल को इथिल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लिया और 2 मिथिल पेंटेन 2 ओल को इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट किया। फिर इन दोनों की रिएक्शन, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, इसने इस कार्बन पे बैक अटैक किया जिससे ब्रोमीन अटैच था, ब्रोमीन निकल गया और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अटैच होकर उन्होंने क्या बना लिया, 2 इथॉक्सी 2 मिथिल पेंटेन बना लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया है। अल्कोहल से विलियमसन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको हमने क्या कर लिया, एप्रोप्रिएट रिएजेंट में कन्वर्ट कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस का सबसे बड़ा जो है लिमिटेशन वो है, अगर हम टर्शरी यूज़ करते हैं, टर्शरी अल्किल हलाइड, यहाँ पे मैंने लिया टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम अगर करते हैं किसी भी अल्किल सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ Na+O- और यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ C2H5। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होना चाहिए था, ईथर फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ईथर फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे अल्किन्स फॉर्म होते हैं, उसके साथ इथेनॉल फॉर्म होगा, मतलब अल्कोहल फॉर्म होंगे और NaCl बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हलाइड्स आर यूज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ द विलियमसन सिंथेसिस। दे मेनली शोज द प्रोडक्ट अल्किन फॉर्मेशन, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। और दूसरा ड्रॉबैक है या दूसरा लिमिटेशन, ये पहला हो गया कि सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो ईथर नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं अल्किन्स बनाते हैं, वो उनका मेन प्रोडक्ट होता है और यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये हो गया पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन है, अरिल हलाइड जो होंगे, अभी हमने बात की थी, अरिल हलाइड जो होंगे उनके साथ भी विलियमसन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अरिल हलाइड मतलब किसी भी अरिल ग्रुप से, मतलब किसी भी रिंग से अगर कोई हलाइड अटैच है तो वो भी विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिखा सकता। तो ये दो क्या थे, लिमिटेशंस थे। तो सिर्फ विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर द प्राइमरी हलाइड्स के लिए, प्राइमरी अल्किल हलाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक, फ्रॉम पेज नंबर 249। कमेंट करना है सिर्फ। विलियमसन सिंथेसिस इज इफेक्टिवली
अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम 2 अल्कोक्सी कंपाउंड। तो 2 अल्कोक्सी कंपाउंड से क्या हम बना सकते हैं? तो विलियमसन सिंथेसिस इफेक्टिवली मेथड of preparation of ether from 2 alkoxy compound because the two substrate of Williamson synthesis namely nucleophile and alkyl halide can be obtained from the alkoxy compound। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो वैसा ही था। सपोज अगर आपके पास C2H5OH ऐसा कोई है, इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी कंपाउंड। मतलब ये अल्कोहल ही है लेकिन OH ग्रुप अटैच है, इसलिए क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो इससे विलियमसन सिंथेसिस के जो स्टार्टिंग दो है वो दोनों हम बना सकते। यस, हम बना सकते। यहाँ पे हम करेंगे रिएक्शन विथ HX और यहाँ पे रिएक्शन करेंगे विद द एक्टिव मेटल। तो यहाँ पे बन जाएगा C2H5X। तो ये बन गया अल्किल हलाइड। ओके, और यहाँ पे ये बन जाएगा C2H5O माइनस Na+। तो ये बन गया अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। तो इन दोनों के रिएक्शन से ही तो विलियमसन सिंथेसिस बनती है। तो अगर आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट कोई अल्कोक्सी कंपाउंड दिया गया तो विलियमसन सिंथेसिस पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। उनको सिर्फ अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके रिएक्शन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ethyl isopropyl ether does not form on reaction of sodium ethoxy and isopropyl chloride। तो क्या है? सोडियम इथॉक्सी एंड आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो पहले मैं यहाँ पे आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिख रही हूँ। आइसोप्रोपिल क्लोराइड मतलब CH3CH3Cl। आइसोप्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम इथॉक्साइड के साथ, मतलब C2H5O माइनस Na+ के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसे कहा जाता है। ऐसे क्यों कहा जाता है? ये रिएक्शन जो है इन दोनों की, क्या ये प्रोडक्ट बना सकती? C2H5O CH3 ये प्रोडक्ट बना सकती है? तो इसका आंसर है नो। ये प्रोडक्ट यहाँ पे, ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस पे अभी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा? ये रिएक्शन क्या है? अगर ऐसी रिएक्शन होती है तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है? अल्किन होता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ C2H5OH फॉर्म होगा और NaCl क्या होगा? सेपरेट होगा। तो इसका नाम क्या है? मेन प्रोडक्ट का क्या है? प्रोपिन। यहाँ पे क्या है? मेन प्रोडक्ट होगा। तो ये आप एडिशन दिखा के प्रोपिन को मेन प्रोडक्ट दिखा सकते हो। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड इज सेकेंडरी क्लोराइड ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम इथॉक्साइड इट गिव्स द एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोपिन एज अ मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोपिन मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी रिएक्शन पे, राइट अनदर रिएक्शन सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो हमें क्या है? इथिल आइसोप्रोपिल ईथर बनाना है। तो उसके लिए हमें उन्होंने सुटेबल क्या बनाया है? सुटेबल रिएक्शन लिखो। तो कौन सी रिएक्शन सुटेबल होगी? तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमें स्टार्टिंग प्रोडक्ट ही चेंज करने, क्योंकि हमें आने वाला प्रोडक्ट ये चाहिए। ओके, तो आने वाले प्रोडक्ट के लिए हमारे पास दो होते हैं रिएक्टेंट। तो हमारा जो होगा अल्किल हलाइड, तो अल्किल हलाइड हमें स्मॉल लेना पड़ेगा। तो अल्किल हलाइड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ C2H5Cl। और जो होगा सोडियम मिथॉक्साइड वो बड़े साइज़ वाला यूज़ कर सकते हैं हम, Na+O-, और ये जो बड़ी साइज़ है वो होगी CH, उसके बाद CH3। तो इसे मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखती हूँ CH3CH2। तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखो C2H5, तो ये C2H5 यहाँ से ऑक्सीजन CH, तो यहाँ पे ये बन गया।
तो इथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ये इथिल आइसोप्रोपिल ईथर है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग इथिल क्लोराइड जो कि प्राइमरी अल्कोहल है एज अ सबस्ट्रेट विथ सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। जो दिया हुआ था रिएक्शन में उससे बनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो क्या था, सेकेंडरी क्लोराइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो पहला हमें ये बनाना है, तो जो बनाना है मैं वो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बनाना है बेंजिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो एक साइड में होगी बेंजिल रिंग, यहाँ पे होगा CH2O CH3 तो देखो अभी ये हो गया आइसोप्रोपिल ईथर और इसके साथ क्या जॉइन है, बेंजिल जॉइन है। तो डायरेक्ट बेंजिल रिंग को ऑक्सीजन जॉइन नहीं कर सकते, तो ये बन गया हमारा बेंजिल आइसोप्रोपिल ईथर। दिख रहा है सब लोगों को। हमें इसे बनाना है किससे, एप्रोप्रिएट रिएजेंट हमें यूज़ करने। तो क्या रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, देखो। तो पहला ये पार्ट होगा, मतलब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसे CH2Cl। ये हो गया हमारा बेंजिल क्लोराइड, यहाँ पे ब्रोमाइड भी यूज़ कर सकते हो। और जो होगा सोडियम अल्कोक्साइड, तो यहाँ पे +O- हुई क्या होना चाहिए, CH3 तो ये क्या होगा, इस साइड से दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब हमारे स्टार्टिंग के प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, बेंजिल ब्रोमाइड होना चाहिए। बेंजिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम इसके साथ करेंगे, ये सोडियम अल्कोक्साइड है, इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजिल आइसोप्रोपिल ईथर मिलेगा। सेकंड हमें बनाना है साइक्लोपेंटिल इथिल ईथर। तो हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए ये हो गया साइक्लोपेंटिल, और एक साइड में क्या है, C2H5। तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटिल इथिल ईथर। तो हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे बन सकता है ये प्रोडक्ट। अभी ये प्रोडक्ट बनने के लिए तो हमने तो अभी देखा कि अरिल क्लोराइड के साथ तो विलियमसन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे साइक्लोपेंटिल अल्कोहल, साइक्लोपेंटेनॉल कहेंगे उसे। इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे O- Na+, ओके। और इसकी रिएक्शन अगर हम करते CH3CH2Br के साथ हीट करते इसे, तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा साइक्लोपेंटिल इथिल ईथर। नेक्स्ट है इथिल फिनिल ईथर। इसे हमें बनाना है इथिल फिनिल ईथर को। तो इथिल फिनिल ईथर क्या होगा, देखो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, फिनिल ग्रुप है और यहाँ पे C2H5। तो हमें इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे CH3CH2Br और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं, ONA। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप निकल जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा इथिल फिनिल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन मतलब यहाँ पे मैं मिथॉक्सीबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, इसे कहते हैं मिथॉक्सीबेंजीन। हाउ मिथॉक्सीबेंजीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड का मीनिंग होता है
जो फेनॉल होता है उसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। तो इससे हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, O माइनस Na+। ओके, और फिर इसकी रिएक्शन हम करेंगे CH3I के साथ, तब ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, आयोडीन रिमूव होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा मिथॉक्सीबेंजीन। तो ये था, दिया हुआ नाम है इसका कार्बोलिक एसिड, फिनॉल ही है ये, अनदर नेम है कार्बोलिक एसिड, और इससे हमें बनाना था मिथॉक्सीबेंजीन। तो इस पहली रिएक्शन होगी NaOH के साथ रिएक्शन करनी है और दूसरे स्टेप में CH3I के साथ, मतलब अल्किल हैलाइड के साथ थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तब क्या बनेगा, मिथॉक्सीबेंजीन बनेगा, और इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो होगा NaI। सेकंड सब टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो हमें 4 प्रॉपर्टीज देखने हैं, फिजिकल स्टेट, पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी। तो पहले देखते हैं हम फिजिकल स्टेट। तो जो डाईमिथिल ईथर और इथिल मिथिल ईथर आर गैसेस। तो डाईमिथिल ईथर और इथिल मिथिल ईथर क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। डाईमिथिल ईथर मतलब CH3O CH3, ये हो गया डाईमिथिल ईथर, और दूसरा है इथिल मिथिल ईथर मतलब CH3O C2H5, ये दोनों भी कौन से फॉर्म में होते, गैस के फॉर्म में होते। अदर ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड, इसके अलावा बाकी सारे ईथर क्या होंगे, कलरलेस होंगे, लिक्विड होंगे, एंड प्लीजेंट ओडर मतलब एक अच्छी स्मेल वाले केमिकल होंगे, जिनसे हमें इरिटेशन या हेडेक नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये दोनों भी क्या होंगे, गैस फॉर्म में होंगे। अदर कौन से फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, क्या होंगे, कलरलेस होंगे, और इनका जो स्मेल होगा वो थोड़ा सा प्लीजेंट होगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा वाला होगा, इरिटेशन वाला नहीं होगा। ये है इसकी फिजिकल स्टेट। सेकंड है पोलैरिटी। तो ईथर का ये जनरल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होता है, ये R मतलब क्या होंगे, कार्बन कार्बन ही होंगे। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होना चाहिए था, एक्चुअल कितना होना चाहिए था, 180। लेकिन हमें पता है इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी एक लोन पेयर है और यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर में मिलके क्या करते हैं, दो लोन पेयर है, तो दोनों दो लोन पेयर मिलके इसे क्या करेंगे, इसे दबाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे होगा क्योंकि लोन पेयर क्या है, दबाते, हम 11th में देख चुके हैं। तो ये जो एंगल है 180 डिग्री होना चाहिए था, तो लोन पेयर उसे कितना बना देते हैं, 110। तो यहाँ पे ये एंगल नहीं होता, कौन सा एंगल होगा, 110 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी आती है। तो यहाँ पे हम नेट डायपोल मोमेंट को ऐसे दिखाते थे, याद है। तो क्या होगा, सिंस कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इज 110 डिग्री एंड नॉट 180, द बॉन्ड ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ 2 CO बॉन्ड डू नॉट कैंसल ईच अदर। अगर ऐसी कंडीशन होती तो क्या होता, यहाँ पे जो डायपोल क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे जो डायपोल क्रिएट हो रहा है एक दूसरे को क्या करते, कैंसल करते। लेकिन इन दोनों का एंगल कम हो रहा है, ये क्लोज आ रहे हैं, तो डायपोल यहाँ पे कैंसल नहीं होगा। मीन्स द ईथर्स पजेस द स्मॉल नेट डायपोल मोमेंट। तो ये जो डायपोल मोमेंट है थोड़ा सा उनमें होता है। इसका एग्जाम्पल है डायपोल मोमेंट ऑफ द इथिल ईथर इज 1.18 D। तो जो इथिल ईथर होगा, इथिल ईथर मतलब जो डाईथिल ईथर होगा, मतलब C2H5O C2H5। तो ये क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर मिलके क्या करेंगे, इसे दबा देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा C2H5। यह 11th में हम पढ़ चुके, C2H5, ये लोन पेयर एंगल होगा 110 डिग्री। और जो डायपोल मोमेंट है जिसे ऐसे दिखाया जाता है वो कितना होगा, 1.18 D। तो एक MCQ पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है कि जो डाई इथिल ईथर्स होंगे उनकी डायपोल मोमेंट कितनी होती है, 1.18 D होंगी।
तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन होती तो ये डायपोल इस डायपोल को क्या करता, कैंसिल करता, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों, बॉन्ड एंगल कब हो रहा है, ये लोन पेयर मिलके बॉन्ड को दबा रहे हैं, बॉन्ड की साइज को कम कर रहे हैं। एक्चुअल 180 होना चाहिए तो कितना बन गया, 110 बन गया, और इसकी वजह से थोड़ा सा डायपोल होगा। और एक ही एग्जाम्पल दिया है हमारे सिलेबस में, ये आपको याद रखना है। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। ईथर्स आर वीकली पोलर एज अ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपाउंड मोलिकुलर मास। तो ये क्या होते हैं, वीकली क्या होते हैं, पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, दोनों का क्या है, कंपेरेबल मोलिकुलर मास होता है, तो दोनों क्या है, ऑलमोस्ट इक्वली हुए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों साइड से कार्बन के साथ ही है, तो ये क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे मास में। द बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट अफेक्टेड, तो इसीलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर शोज ग्रेजुएट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। जितना मोलर मास बढ़ाओगे उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मतलब C2CH3O CH3 से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, C2H5O C2H5। क्यों, सिर्फ मोलिक्यूल की साइज बढ़ रही तो वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ये सब जगह पे बढ़ता है। लोअर द ईथर आर हाईली होलाटाइल एंड हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। जो लोअर ईथर होते हैं, लोअर मतलब ये लोअर ईथर है, ये क्या होते हैं, हाईली होलाटाइल होते हैं। मतलब अगर ये लिक्विड फॉर्म में अगर हम उनको ऐसे ओपन रख दे एयर में तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि नैप्थेलिन बॉल्स होते हैं या फिर कैम्फर होता है। वैसे जैसे पेट्रोल डीजल को ओपन रखिए तो क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं, उसे होलाटाइल नेचर कहोगे। तो ये होलाटाइल भी है, हाईली क्या है, इनफ्लेमेबल है। मतलब थोड़े भी अगर फायर के कांटेक्ट में आते दे कैच फायर लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो ईथर भी क्या होते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ साइज जितनी बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सोल्युबिलिटी नेक्स्ट। सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, सोल्युबिलिटी डिपेंड होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमें पता है ईथर का फॉर्मूला ऐसे होता है, तो यहाँ पे इस पे आ गया माइनस, मतलब पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर पे भी हमें पता है पार्शियल निगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट होल्ड द अल्कोहल मोलिक्यूल टुगेदर स्ट्रांगली इज नॉट प्रेजेंट इन ईथर एंड अल्केन्स। तो स्टेबिलिटी जो होगी ईथर की इन वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कोहल एज कंपेरेबल मोलिकुलर मास। तो अल्कोहल जैसी होती है। दिस इज बिकॉज ईथर कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ द वाटर थ्रू द इथेरल ऑक्सीजन। जो इथेरल ऑक्सीजन है मतलब दोनों साइड से ज्वाइन है, उसके साथ क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इसे हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी क्या होंगे, वाटर में डिजॉल्व होंगे। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। कल का जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर एंड यूजेस ऑफ ईथर। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। उस पे के बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें हम देखेंगे जेईई नीट के एमसीक्यू और कुछ ऐसे रेगुलर एमसीक्यू जो आने के चांसेस होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल भी रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।